हेलो दोस्तों, माई सेल्फ सुनील कुमार सिंह। और इसके पहले हमने रेलवे इंजीनियरिंग के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज हम रेलवे इंजीनियरिंग में तीसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कोनिंग क्या होती है, रेल जॉइंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या कौन कौन से जॉइंट होते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज करना चाहें कि क्या 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 हमने देख लिया, तो हमने पहले लेक्चर में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं इंडियन रेलवे के, उसके बारे में देखा। फिर उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट भी कवर किया हमने। फिर सेकेंड लेक्चर में हमने जो है परमानेंट वे के बारे में डिस्कस किया, उसके कंपोनेंट के बारे में डिस्कस किया। इवन उसके कंपोनेंट में हमने मेनली रेल के बारे में डिस्कस किया कि रेल होती क्या है, उसका फंक्शन क्या है। फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग किस प्रोसेस से हम करते हैं। फिर उसके बाद उसमें डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट 2 लेक्चरों में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर 3 में। सबसे पहले कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील होता क्या है कि जो भी हमारी व्हील होती है जो एक्सल से अटैच होती है ट्रेन के, तो उसमें उसका जो फ्लैंज होता है या रिम हम बात करें, तो वो स्ट्रेट ना होके या फ्लैट ना होके वो कैसा होता है, एक एंगल पे झुका हुआ होता है। तो उसी एंगल पे जो झुका हुआ होने के कारण इसको हम बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील। अब ऐसे तो इसको हमने बनाया नहीं होगा, इसका कुछ पर्टिकुलर यूज होगा। तो इसका क्या यूज है वो हम लोग समझेंगे अपने इस लेक्चर में। तो सबसे पहले अगर बात करें कि जब स्ट्रेट ट्रैक में हमारे ट्रेन का मूवमेंट हो रहा होता है, तो उस टाइम पे कोनिंग कैसे काम करती है, क्या रोल रहता है कोनिंग का। तो जैसे ही हम जो इसमें डिस्कस कर रखे हैं, इसमें देखिए कि अगर हम राइट हैंड साइड के हम व्हील की बात करते हैं, तो उसका जो आउटर जो व्हील है उसका जो बिगर डायमीटर इन कॉन्टैक्ट है। और अगर हम लेफ़्ट साइड के व्हील की कंपेरिजन में बात करते हैं, तो लेफ़्ट साइड में क्या है कि जो उसका सबसे छोटा डायमीटर है वो कॉन्टैक्ट में है, और राइट साइड में उसका सबसे बड़ा डायमीटर कॉन्टैक्ट में है। अब इससे होगा क्या कि जो राइट साइड की व्हील है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इन कंपैरिजन टू लेफ़्ट साइड व्हील। इसमें क्या होगा कि अगर वो स्ट्रेट ट्रैक में चल रही है, सीधे रास्ते में चल रही है, तो इसमें भाई एक्सल एक है, उसका रूलिंग भी सेम हो रहा है। अगर एक पहिया ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है दूसरे पहिए के कंपैरिजन में, तो क्या होगा, एक फोर्स इस पे काम करेगा कि नहीं, ऐसा करिए आप, दोनों व्हील जो है सेम ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, क्योंकि हमको स्ट्रेट ट्रैक में चलना है, तो हमको डिस्टेंस तो सेम कवर करना है। तो उस केस में क्या होगा कि एक पहिए पे एक रिपल्सिव फोर्स राइट हैंड साइड के पहिए पे एक रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, और अगर हम लेफ्ट साइड के पहिए पे बात करें तो एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिससे क्या होगा कि पहिया एडजस्ट होके सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर में आ जाएगा तो दोनों पहिया सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से क्या हो रहा है इसमें कि अगर जैसे किसी भी फोर्सेस की वजह से अगर हमारी ट्रेन में लेटरल मूवमेंट हुआ और किसी एक रेल की तरफ ज़्यादा उसका ज़्यादा झुकाव हो गया, या ज़्यादा उसका जो बड़ा डायमीटर है रेल का ज़्यादा कॉन्टैक्ट में आ गया, तो उस केस में क्या होगा कि अपने आप एडजस्ट होके वो सेंटर में आ जाएगी। तो हमारे कोनिंग का यूज स्ट्रेट ट्रैक में इस तरह से होता है। वैसे ही अगर हम बात करें कर्व ट्रैक में क्या होगा। अब कर्व ट्रैक में होता है क्या है कि जो आउटर की रेल होती है इन कंपैरिजन टू इनर रेल, इसमें आउटर रेल का जो डिस्टेंस होता है वो या लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इनर वन। तो उसमें क्या होगा कि आउटर साइड में ज़्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा व्हील को इन कंपैरिजन टू इनर वन। तो जो हमने देखा पहले अपने स्ट्रेट ट्रैक में कि जो कोनिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि एक पहिया ज़्यादा चल जा रही थी, एक पहिया कम चल रही है। तो अब उसी का इसमें बेनिफिट है, जब भी हम कर्व फेस पे बात करेंगे तो उसी का इसमें बेनिफिट कि अब इसमें एक पहिए को ज़्यादा चलाना है, एक पहिए को कम चलाना है। तो इस केस में क्या होगा कि ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारी ट्रेन जो है लिटरली मूव कर जाएगी आउटर रेल की साइड में। तो उससे क्या होगा कि आउटर व्हील पे
उसका डायमीटर जो होगा वो बड़ा डायमीटर रेल के कांटेक्ट में आएगा। जब बड़ा डायमीटर रेल के कांटेक्ट में आएगा तो जो बाहरी पहिया होगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। यही हम चाहते भी हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस कवर करे। तो इसमें जो है जो एक्स्ट्रा लेंथ है कुछ तो इस एक्शन से, कोनिंग एक्शन से कवर कर लेते हैं, और जो बची हुई लेंथ है, जो बची हुई एक्स्ट्रा लेंथ है वो हमारा कवर होता है स्किड ऑफ आउटर व्हील एंड स्लिप ऑफ इनर व्हील। तो इसमें दो एक्शन काम करते हैं, ना कि केवल एक ही केवल हम कोनिंग से ही ये चीज़ नहीं गेन कर पाते, हम इसमें स्किड और स्लिप भी जनरेट होता है और साथ साथ में कोनिंग एक्शन से एक्स्ट्रा लेंथ भी हम कवर करते हैं। तो इस तरह से कर्व्ड फेस में कोनिंग का रोल आता है और स्ट्रेट ट्रैक में भी कोनिंग का रोल आता है। और कोनिंग क्या करता है, वियर और टियर भी रिड्यूस करता है, दोनों व्हील और फ्लैंज, व्हील ऑफ द व्हील फ्लैंज और रेल दोनों का। तो दोनों का वियर और टियर भी रिड्यूस होता है इस चीज़ से। और कोनिंग प्रोवाइड करने से क्या होता है कि जैसे हमने पहले अपने स्ट्रेट ट्रैक में देखा कि वो स्लिप को भी अवॉइड कर रहा है कि स्लिप ना होने पाए, डीरेलमेंट ना होने पाए। तो इस तरह से कोनिंग काम करती है। फिर उसके बाद हम बात करें एजिंग ऑफ स्लीपर। एजिंग ऑफ स्लीपर भी बोलते हैं और साथ में इसको हम कह सकते हैं कि टिल्टिंग ऑफ रेल। तो इसमें होता क्या है कि अगर हम केवल जो है अपने पहिए को ही अगर हम एक एंगल दे दिया तो उससे हमारा पर्पस फुलफिल नहीं होता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, रेल को भी हमको उसी एंगल में टिल्ट भी कराना होता है कि हमारा जो रेल और फ्लैंज ऑफ व्हील है उसके बीच में जो कांटेक्ट होना चाहिए वो फुली कांटेक्ट में रहना चाहिए, फुल सरफेस में। ऐसा नहीं अगर हम एक को एंगल दे दिए एक को फ्लैट रखेंगे तो उसमें क्या होगा, केवल एज पोर्शन ही टच में आएगा। तो वो क्या होगा कि बहुत सारे डिफेक्ट हमने लास्ट डिस्कस भी किया था, एक सेलिंग डिफेक्ट होता है, या फिर उसके बाद उसमें क्या होता था कि शेयर एक्शन जनरेट होता था, जिससे हमारा जो इनर जो गेज साइड का जो पोर्शन होता है वो शेयर होने लगता है, तो वो प्रॉब्लम जनरेट होगी। उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने रेल को भी उसी एंगल पे टिल्ट करते हैं। तो टिल्ट करने के लिए हम जो टिल्ट प्रोवाइड करते हैं वो किसकी हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, स्लीपर में ही हम एक एंगल क्रिएट कर देते हैं कि जहाँ पर हमारी रेल रखी जाएगी वो पर्टिकुलर एक एंगल पे होगा 1/20 के, तो हमारा ये जो भी हमारी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो जाएंगे। तो यही जो एंगल हम प्रोवाइड करते हैं अपने स्लीपर में, इसी को बोलते हैं एजिंग ऑफ स्लीपर या फिर टिल्टिंग ऑफ रेल। फिर हम बात करेंगे रेल जॉइंट के बारे में। रेल जॉइंट क्या होता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि अगर हमको ट्रैक बिछाना है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हमको कवर करनी है, तो हमारे पास तो एक लिमिटेड लेंथ की रेल होती है। अब उस केस में क्या होगा कि एक एक रेल बिछाते जाते हैं और उसको हम किसी मीडियम से उसको हम एक दूसरे से ज्वाइंट करेंगे। अब ज्वाइंट जो करते हैं तो ज्वाइंट किस लिए कर रहे हैं हम, कि एक लंबी रेल पाने के लिए हम ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। तो रेल ज्वाइंट इज प्रोवाइडेड टू होल्ड द रेल इन करेक्ट हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल पोजीशन। अब ज्वाइंट जब भी प्रोवाइड किए, इसका इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब हम रेल ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं तो अब उसके जो भी फंक्शन है उस रेल का वो सर्व होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमने रेल ज्वाइंट प्रोवाइड कर दिया वो चेन की तरह है कि कहीं उसमें सैगिंग आ रही हॉगिंग आ रही, तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। तो जो भी हम रेल ज्वाइंट प्रोवाइड करेंगे वो इंश्योर करेगा कि रेल के एंड को एक वर्टिकली भी उसको वर्टिकल पोजीशन में भी होल्ड करके रख रहा है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल पोजीशन में भी होल्ड करके रख रहा है। नहीं तो क्या हो जाएगा, किंक जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किंक जनरेट हो जाएगा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था कि रेल डिफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, तो उसमें किंक भी एक डिफेक्ट था। तो रेल जॉइंट, अब जो भी जॉइंट होता है वो रेल सेक्शन का सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। अब इसमें हम जो स्ट्रेंथ गेन कर पाते हैं केवल 50% स्ट्रेंथ ही गेन कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू रेल स्ट्रेंथ। फिर अब हम बात करेंगे कि रेल जॉइंट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जैसे कि हमने मेंशन किए हैं 6 रेल जॉइंट, इसमें सर नंबर डालने में मिस्टेक हुआ, तो 6 रेल जॉइंट हमने डिस्कस किए हैं। सपोर्टेड रेल जॉइंट, सस्पेंडेड रेल जॉइंट, ब्रिज रेल जॉइंट, कंप्रोमाइज रेल जॉइंट, एक्सपेंशन रेल जॉइंट और वेल्डेड रेल जॉइंट। अब बारी बारी से हम इनको समझेंगे कि क्या क्या होते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं सपोर्टेड रेल जॉइंट। नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ भी हम रेल का जॉइंट देंगे वहाँ नीचे हम कुछ ना कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। बस सिंपल यही है इसका, कि जब भी हम रेल जॉइंट प्रोवाइड करते हैं तो उसमें हम सपोर्ट देंगे। अब सपोर्ट हम यहाँ पे सपोर्ट तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो सपोर्ट किसके द्वारा देंगे, हम स्लीपर के द्वारा, क्योंकि ये नीचे से भी सपोर्ट पा रहा है। तो एक और जॉइंट आएगा जहाँ पर हम देखेंगे कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम स्लीपर से नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे हम प्लेट देंगे। तो उस जॉइंट का हम नाम अलग देते हैं। तो यहाँ पे हम स्लीपर से जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको सपोर्टेड रेल जॉइंट की तरह बात जानते हैं। और जो स्लीपर हम इस्तेमाल करते हैं सपोर्ट के लिए, उस स्लीपर को क्या नाम दिया जाता है, जॉइंट स्लीपर। फिर उसके बाद आता है सस्पेंडेड रेल जॉइंट। अब सस्पेंडेड रेल जॉइंट में क्या होता है कि जो जहाँ पे जॉइंट आ रहा है दो रेल के बीच में, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, बस केवल बाय फेस प्लेट से वो जुड़ा हुआ होता है। तो दूसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पोर्शन ओवरहैंग हो रखा है या प्रोजेक्टेड बियॉन्ड द स्लीपर हो रखा है। तो जो स्लीपर है, जो लास्ट स्लीपर है जिससे कि रेल हमारी ओवरहैंग हो रखी है जिसके आगे, तो उस स्लीपर को क्या बोलते हैं, शोल्डर स्लीपर। तो ये इसमें क्या होता है कि हमारा ज्वाइंट जो होता है सस्पेंडेड पोजीशन में होता है, कोई सपोर्ट उसमें नहीं रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिज रेल ज्वाइंट। अब ब्रिज रेल ज्वाइंट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन स्लीपर से नहीं, कुछ ऐसी हम प्लेट प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे वो सपोर्ट उसको मिला रहा है ज्वाइंट को। तो यहाँ पे हमने क्या कौन सी प्लेट दी है, एक फ्लैट प्लेट हो सकती है या फिर कोरुगेटेड प्लेट भी हो सकती है। तो जब हम प्लेट से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम ब्रिज रेल ज्वाइंट। फिर उसके बाद बात करते हैं हम कंप्रोमाइज ज्वाइंट की। तो कंप्रोमाइज ज्वाइंट क्या होता है कि दो डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, एक हो सकता है कि 52 kg पर मीटर लेंथ का क्रॉस सेक्शन हो, एक हो सकता है 60 kg पर मीटर लेंथ का क्रॉस सेक्शन हो। तो दो अलग अलग क्रॉस सेक्शन रेल को हम ज्वाइंट करते हैं, तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं कंप्रोमाइज रेल ज्वाइंट। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे एक्सपेंशन ज्वाइंट की। एक्सपेंशन ज्वाइंट में क्या होता है कि जब भी हमारी जो ट्रैक है या रेल है, जब टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है, तो वो रेल में क्या होगा, एक्सपेंशन क्रिएट होगा। तो एक्सपेंशन क्रिएट होगा, तो उस एक्सपेंशन को कैटर करने के लिए जब हम थोड़ा सा स्पेस प्रोवाइड करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में जो स्ट्रक्चर है उसको हम फिगर है उसमें देख सकते हैं कि उसमें हमने उस दोनों रेलों के इस तरह से अरेंज किया है कि उसमें एक गैप प्रोवाइड है। अगर हमारी रेल की लेंथ बढ़ती भी है तो वो गैप को कवर कर लेगी और हमारा रेल में कोई डिफेक्ट भी क्रिएट नहीं होगा। अगर ये ना होता तब क्या होता है, लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि बकलिंग क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए हम जो है यहाँ पे एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। अब एक्सपेंशन ज्वाइंट कितना होता है, अगर हम मीटर रेल की बात करें तो उसमें 2.2 सेंटीमीटर लेते हैं, अगर हार्ड ज्वाइंट की बात करते हैं तो उसमें 7.2 सेंटीमीटर हम प्रोवाइड करते हैं। फिर हम बात करेंगे वेल्डेड ज्वाइंट की। अब वेल्डेड ज्वाइंट जो है, नाम से ही पता है कि हम दो रेल को क्या करेंगे, वेल्ड करेंगे। अब वेल्ड करेंगे तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो इन कंपैरिजन टू अदर सबसे बेस्ट है वेल्डेड ज्वाइंट। तो ये हमको मोस्ट परफेक्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट ज्वाइंट प्रोवाइड करता है। अब आजकल हम लोग अपने जो इंडियन रेलवे है वो वेल्डेड ज्वाइंट प्रेफर कर रही है। वेल्डेड ज्वाइंट का यूज ही क्यों आया, तो नॉर्मल जो भी ज्वाइंट थे उस केस में क्या करते थे कि उसको हम फिश प्लेट से ज्वाइंट करके रखते थे, फिश प्लेट प्रोवाइड करते थे। फिश प्लेट के साथ साथ उसमें हम नट यूज करेंगे, नट बोल्ट यूज करेंगे, तो उसमें मेंटेनेंस कंटिन्यू चाहिए होता है। लेकिन अभी रेल अगर वेल्ड कर दिया गया तो इसमें कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, एक बार की वेल्ड कर दिया तो वो ज्वाइंट फिक्स हो गया। अब इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे क्या इसका यूज क्या है, तो क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है कि पहले तो रेल की लेंथ को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करने के लिए हम वेल्ड करते हैं। फिर उसके बाद ये फिश प्लेट और जो भी फास्टनर्स है उनको रिमूव कर देता है, हटा देता है। तो जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी फिश प्लेट की या फास्टनर की वो हट जाएगी। तो जो भी हमको सेक्शन मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इकोनॉमिक सेक्शन मिलेगा। फिर उसके बाद ये क्रीप को भी रिड्यूस करता है। अब क्रीप को कैसे रिड्यूस करता है वो हम थोड़ा सा समझेंगे
कि अगर हमारा सेक्शन है, एक 12 मीटर की रेल थी, अब 12 मीटर, फिर उसके बाद नेक्स्ट 12 मीटर, तो उसमें क्या होगा कि दो रेल किससे जुड़े हुए, फिश प्लेट से जुड़े हुए। अब फिश प्लेट में थोड़ा सा गैप हम प्रोवाइड कर रखे हैं, जब भी हमारा ट्रेन का मूवमेंट होता है तो उसमें एक फ्रिक्शन एक्शन क्रिएट होता है रेल और व्हील के बीच में। तो अब उसमें जैसे रेल आगे बढ़ रही है तो रेल आगे बढ़ेगी, तो ट्रेन आगे बढ़ रही है तो उसका व्हील जो है रेल को पीछे की तरफ एक धक्का मारेगा, एक फोर्स जनरेट करेगा, जिससे क्या होता है कि उसका जो रेल होती है उसका लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में एक मूवमेंट होता है, वो मूवमेंट कहलाता है क्रीप। अब जब हमने क्या किया, ज्वाइंट प्रोवाइड कर दिया, कैसे, वेल्डेड ज्वाइंट। अब जब वेल्डेड ज्वाइंट प्रोवाइड कर दिया और सारी लेंथ ऑफ जो पूरी लेंथ रहेगी ज्वाइंट होने के बाद वो स्लीपर से फिक्स है, अभी हमको बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी ऐसा लूजन पोर्शन नहीं है कि जिसमें कि अगर कोई फोर्स जनरेट हो तो वो स्लिप कर सके, तो यहाँ पे क्रीप भी रिड्यूस होता है उससे। समझ में आया होगा। फिर उसके बाद ये क्या करता है कि इसमें जो है वेल्डेड रेल हैव वेरी फ्यू एक्सपेंशन जॉइंट, जो भी एक्सपेंशन जॉइंट हम देते हैं इसमें बहुत कम देते हैं, और जिससे क्या होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी हमारा कम हो जाता है। जो भी हमको परमानेंट मेंटेनेंस करना था फिश प्लेट के या फिश बोल्ट के, तो वो भी हमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद इसका कुछ नोट पॉइंट है कि सक्सेस ऑफ द वेल्ड रेल जो है डिपेंड्स करता है किस पे, बेटर डिग्री ऑफ द फिक्सिटी ऑफ द रेल विथ स्लीपर्स। जैसा हमने डिस्कस किया कि क्रीप को भी घटा रहा है। क्रीप को कैसे घटा रहा है कि जब रेल स्लीपर के साथ फिक्स है, किसके द्वारा, फास्टनर के द्वारा, तो वो ऐसे फिक्स करके इतना फोर्स उसमें डेवलप हो रखा है कि वहां पे रेल को लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। अब यही चीज क्रीप को तो घटा ही रहा है, क्रीप की प्रॉब्लम को तो हटा ही रहा है, साथ साथ ये हमको बकलिंग से भी इजाजत देता है कि बकलिंग ना होने का कारण भी यही है। क्या होता है कि अगर स्लीपर जो कि परफेक्टली पैक्ड हैं बोल्डर के साथ, बैलास्ट के साथ, कि उनमें अगर कोई फोर्स अगर लगता भी है, लेटरल फोर्स लगता भी है, स्लीपर में लेटरल या लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स लगता भी है, तो बैलास्ट की पैकिंग की वजह से वो ना लेटरली मूवमेंट उसमें आएगा स्लीपर में, ना लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट आएगा। तो अगर उस चीज में कोई चीज हम फिक्स भी कर दें तो सेम उसके साथ भी वही रिएक्शन होगा। तो यही होता है इसमें कि रेल में जब थर्मल एक्सपेंशन क्रिएट होते हैं तो वो क्या करेगा कि लिटरली अपने लेंथ को एडजस्ट करने के लिए लिटरली अगर डायरेक्शन में अगर मूवमेंट पा गया तो लिटरली फिक्स हट जाएगा या लॉन्गिट्यूडिनली शिफ्ट होना चाहेगा। तो अगर वो पैकिंग अच्छी है, या बात करें कि स्लीपर जैसे जिस चीज से रेल को होल्ड करके रख रहा है उसकी होल्डिंग अच्छी है, तो ना कि क्रीप भी नहीं देगा उससे और बकलिंग भी रिड्यूस होगी। तो काहे पे डिपेंड करता है इसका जो वर्किंग या फंक्शन जो है प्रॉपर वे में जो फंक्शन कर पाता है, किस वजह से कि अच्छे से अच्छे फिक्सिटी ऑफ रेल विथ स्लीपर, कि बहुत अच्छे से ये रेल स्लीपर के साथ फिक्स हो रखा है, तो हमारा पर्पस फुलफिल हो पाएगा। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि हमने कौन सा जॉइंट प्रोवाइड किया है। फिर इट गिव्स द बेटर मेजर अगेंस्ट द बकलिंग ऑफ रेल एंड रेगुलर मेंटेनेंस। फिर हम आगे बात करते हैं कि जो वेल्डेड रेल होती है वो कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से उसको हम डिफाइन करते हैं। तो एक हम बात करते हैं शॉर्ट वेल्डेड रेल की, फिर लॉन्ग वेल्डेड रेल होती है, फिर हम कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल होती है। अब शॉर्ट और लॉन्ग से यही समझ में आता है कि लेंथ वाइज अगर कम डिस्टेंस कवर कर रही है या हम कम नंबर ऑफ रेल को हम ज्वाइंट कर रहे हैं तो छोटी रेल लेंथ क्रिएट होगी। अगर हम ज़्यादा नंबर ऑफ रेल को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर होगी। तो इस तरह से नाम से ही पता चलता है कि अगर 3, 5 या 10 रेल को हम ज्वाइंट करते हैं तब क्या होगा, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट वेल रेल। अगर हम जो है बात करते हैं कि अगर रेल को जोड़ें और कितना लेंथ क्रिएट हो जाए, 200 मीटर, लगभग 200 मीटर हम ब्रॉड गेज के केस में, और नैरो गेज के केस में मीटर गेज के केस में बात करें तो 300 मीटर। अगर 200 मीटर तक की रेल हम ज्वाइंट कर लेते हैं
तो उसको हम लॉन्ग वेल्ड बोलेंगे। 300 मीटर इन केस ऑफ द मीटर गेज अगर ज्वाइंट कर लेते हैं तो उसको हम लॉन्ग वेल्ड रेल बोलेंगे। तो शॉर्ट रेल में क्या होता है, 3, 5 और 10 रेल को हम जोड़ते हैं, और इसमें क्या होता है कि जो भी ज्वाइंट होने के बाद जो पूरी लेंथ होगी शॉर्ट वेल्ड रेल की, वो अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो पूरी लेंथ अफेक्ट होगी, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन या थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन पूरी लेंथ में होगा। फिर उसके बाद जो भी इंडियन स्टैंडर्ड है, 3 रेल लेंथ को अगर जोड़ते हैं तो उसको जो है SWR बोलते हैं, शॉर्ट वेल्ड रेल। फिर उसके बाद लॉन्ग वेल्ड रेल में जैसा कि हमने बताया कि इसमें जो मिनिमम लेंथ होती है जुड़ने के बाद 200 मीटर ब्रॉड गेज के केस में, और 300 मीटर गेज के केस में। अब ये जो डिस्टेंस है कितने तक हो सकती है, 1 किलोमीटर तक हो सकती है, मतलब 1000 मीटर तक हो सकती है। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 1 किलोमीटर तक हो सकती है। फिर इसमें और एक टर्म आता है कि जैसा हमने इसके पहले वाले में बात किया, शॉर्ट वेल्ड रेल में बात किया, कि उसमें जब भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, वो पूरी लेंथ को कवर करता है, पूरी लेंथ वो अफेक्ट करेगा, थोड़ा थोड़ा सब पे होगा, पूरी लेंथ में होगा। लेकिन लॉन्ग वेल्ड रेल या शॉर्ट वेल्ड रेल में ऐसा नहीं होता, उसका एंड का थोड़ा ही पोर्शन उस चीज़ से अफेक्ट करता है, और उसी एंड पोर्शन को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग लेंथ बोलते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूअस वेल्ड रेल। अगर जो भी लेंथ हम जोड़ रहे हैं, जो भी लेंथ रेल को एक रेल को जोड़ के जो लेंथ हम क्रिएट कर रहे हैं, अगर वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई और वो लगभग एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन को कवर कर रही है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में हम एक्सपेंशन जॉइंट से इसको हम कवर करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट दे के हम जो है कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल प्रोवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम लेंथ ऑफ द रेल कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना हम लेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए, अगर हमने इसको जो है अपने पेज पे लिख के इसमें पेस्ट किया है तो मे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा आपको, फिर भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या है। इफ द एक्सपेंशन जो कॉफिशिएंट है, सॉरी इस यहाँ पे एक्सपेंशन कॉफिशिएंट है यहाँ पे पहला, अगर अल्फा है, फिर उसके बाद मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जो है ई है, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है रेल सेक्शन का वो ए है, और फिर हम देखेंगे कि अगर टोटल जो वेल्ड करने के बाद जो रेल लेंथ बनती है वो एल है, और अभी हमने बात किया कि स्लीपर होल्ड करके रखता है, तो वो जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो है आर। फिर हम देखेंगे अगर चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंज होता है डेल्टा टी, तब टोटल लेंथ में चेंज कितना हो जाएगा, डेल्टा एल इक्वल टू एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रेन अगर बात करें तो स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन लेंथ अपन वर्जिनल लेंथ, तो डेल्टा एल अपन एल को हम स्ट्रेन बोलेंगे। फिर सोम से अगर हम देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होता है वो काहे के बराबर होता है, स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर भी जो थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा वो काहे के बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू ई। तो एप्सिलॉन कितना था, अल्फा इंटू डेल्टा टी, तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस सिग्मा टी इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई। सो अगर हम बात करते हैं इसके बाद कि फोर्स कितना बनेगा, जो भी हमारा थर्मल फोर्स बनेगा, थर्मल स्ट्रेस जो क्रिएट कर रहा है वो बनेगा, अगर हम स्ट्रेस को क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई इंटू ए। अब हम बात करते हैं कि टोटल फोर्स तो हमें मिल गया कि अगर हमारी जो भी लेंथ है उसमें ड्यू टू टेम्परेचर चेंज जितना भी फोर्स डेवलप होगा वो काहे के बराबर होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई इंटू ए के बराबर। अब अगर एक स्लीपर आर फोर्स बियर कर पाता है, एक स्लीपर आर फोर्स बियर कर पाता है, तो हम देखेंगे कि अगर कितने स्लीपर रिक्वायर्ड होंगे टोटल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए। तो मान लिया n नंबर ऑफ स्लीपर रिक्वायर्ड होंगे, तो n बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू ई इंटू ए डिवाइड बाई आर। तो ये निकल आएगा कि हमारी जो भी एल लेंथ है उसमें हमको स्लीपर्स के नंबर निकल है, कितने हमको स्लीपर प्रोवाइड करने हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि दो स्लीपर के बीच की जो डिस्टेंस है, स्पेसिंग जो है वो s है, तो टोटल लेंथ ऑफ द रेल कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू एस।
तो ये यहाँ से हमारा निकल आता है कि लेंथ ऑफ द वेल्डेड ड्रिल। फिर हम बात करेंगे कि ब्रीदिंग लेंथ क्या होता है। ब्रीदिंग लेंथ इन केस ऑफ द LWR मतलब लॉन्ग वेल्डेड ड्रिल और CWR मतलब कि कंटिन्यूस वेल्डेड ड्रिल, जो मिनिमम लेंथ होगा विच सब्जेक्टेड टू थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज अ ब्रीदिंग लेंथ। पहले भी हमने आपको इसके बारे में बताया आपको। तो ब्रीदिंग लेंथ निकालने का भी फॉर्मूला सेम रहता है, n-1 इंटू एस। ये ड्रिल के एक इंच में n-1 इंटू एस है। सेम वैसे ही हम बात करेंगे कि अगर टोटल लेंथ के बारे में बात करें तो दूसरे साइड में भी इतना ही ब्रीदिंग लेंथ होगा, तो 2 इंटू n-1 इंटू एस। तो थैंक यू गाइस, आई होप कि कुछ चीज़ें तो समझ में आई होंगी, और अगर आप लोग कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो थैंक यू।